राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम गणतंत्र दिवस से संबंध में एक संविधान का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको संविधान के बारे में और उसके रूपरेखा के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के आने वाले वीडियो आपको आने वाले समय में मिलते रहें। 15 अगस्त सन 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गया था। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या भारत को संगठित करने की थी, हमारा संविधान बनाना था और यह भी तय करना था कि आखिर भारत किस रास्ते से चलेगा। हमने अधिनायकवाद को स्वीकार नहीं किया और लोकतंत्र पर भरोसा किया। दुनिया के अभिनव और संवैधानिक प्रयोग को अपने देश में स्थापित करने की कोशिश की। हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ था, यानी हमारे नेताओं ने भारत को पूर्ण गणतंत्र का रूप में घोषित कर दिया था। मतलब आज ही के दिन हमारे देश को नया संविधान मिला था। दरअसल यह दिन केवल संविधान की स्थापना के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया था और इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि अगर अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक को भारत को डोमिनियन का पद नहीं प्रदान करेगी, जिसके तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित इकाई बन जाता है, तो भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। 26 जनवरी 1930 तक जब अंग्रेज सरकार ने कुछ नहीं किया, तब कांग्रेस ने उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया। इसलिए भी आज के दिन को महत्व दिया जाता है। तो संविधान के निर्माण में यह एक महत्वपूर्ण बात थी कि संविधान तो 26 जनवरी 1950 को बना, लेकिन इसकी जो रूपरेखा थी और इसकी जो कार्यप्रणाली थी वो 26 जनवरी 1930 से ही प्रारंभ हो गई थी। आज ही के दिन साल 1950 में भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। वहीं 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की ओर से संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के रूप में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। इस अवसर पर हर साल एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जाती है। इस भव्य परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना तथा इनमें सभी लोग भाग लेते हैं। परेड प्रारंभ करते हुए प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति सैनिकों के लिए एक स्मारक है जो राजपथ से एक छोर पर इंडिया गेट पर स्थित है, वहां पर पुष्पमाला डालते हैं। इसके बाद शहीद सैनिकों को स्मृति में 2 मिनट मौन रखा जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री अन्य व्यक्तियों के साथ राजपथ पर स्थित मंच पर आते हैं और राष्ट्रपति बाद में अवसर के रूप में मुख्य अतिथि के साथ आते हैं। परेड में विभिन्न राज्यों की प्रदर्शनी भी होती है। प्रदर्शनी में हर राज्य के लोगों की विशेषता होती है, उनके लोकगीत व कला का दृश्य चित्र भी प्रस्तुत किया जाता है। इसी दिन सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया था कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी दिन सभी स्वतंत्रता सेनानी पूर्ण स्वराज का प्रचार करेंगे। इस तरह 26 जनवरी अघोषित रूप से भारत का स्वतंत्रता दिवस बन गया था। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया। 25 नवंबर 1949 को देश के संविधान को मंजूरी मिली। 26 जनवरी 1950 को सभी सांसदों और विधायकों ने इस पर हस्ताक्षर किए और इसके 2 दिन बाद ही यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 10:18 पर लागू किया गया था। संविधान में कई बार संशोधन होने के बाद अपनाने में इसे 2 साल 11 मिनट 18 दिन का समय लग गया था। 26 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार पर भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे। यही पहला गणतंत्र समारोह था। मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। गणतंत्र दिवस मनाने का वर्तमान तरीका 1955 में शुरू हुआ। इस साल पहली बार राजपथ पर परेड हुई। राजपथ पर परेड के पहले मुख्य अतिथि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है, फिर राष्ट्रगान गाया जाता है और 21 तोपों की सलामी होती है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध व्यवस्था जर्मनी के संविधान से ली गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनाया गया यह संविधान 1995 अनुच्छेद 18 अनुसूचियों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो
अभी भी और विस्तृत हो चुका है। 1950 से 54 के बीच गणतंत्र दिवस का समारोह कभी इरविन स्टेडियम, किंग्सवे, लाल किला तो कभी रामलीला मैदान में हुआ करता था, जो कि अब राजपथ पर होता है। आज हम संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे और इससे संबंधित जानकारी भी आपको देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे संक्षिप्त परिचय की। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है और जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में भी घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। भारत के संविधान का एक इतिहास भी रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत के संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसमें 3 मंत्री थे। 15 अगस्त सन 1947 को भारत के आजाद होने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से प्रारंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद ये सभी शामिल थे। इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस सभा के 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में कुल 114 दिन तक बहस की। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन किए गए और अंतिम 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया। संविधान बनाने में 166 बैठकें की गई। इसकी बैठकों के प्रेस और जनता ने भाग लेने की स्वतंत्रता दी गई थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा पारित किया गया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इस संविधान में सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसमें लगभग 250 अनुच्छेद इसी अधिनियम से लिए गए हैं। इसी प्रकार भारत का संविधान का निर्माण और इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं कि इसका निर्माण किस प्रकार हुआ और इस संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है, लेकिन इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे और इनमें कुल 8 अनुसूचियां थी। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। भारत के संविधान की धारा 89 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा दोनों सदन हैं, जिन्हें राज्यों की परिषद जिसे हम राज्यसभा उच्च सदन के नाम से जानते हैं और लोगों की सदन जिसे हम लोकसभा के नाम से जानते हैं। संविधान की धारा 74(1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक रूप होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रपति की इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होगी और जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन जिसे हम लोकसभा के नाम से जानते हैं, इसके प्रति उत्तरदायी होती है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा भी होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन भी है, जिसे विधान परिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य के प्रमुख होते हैं। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यकारी शक्ति में उनमें निहित होती है। मंत्रिपरिषद जिसके प्रमुख को हम मुख्यमंत्री के नाम से जानते हैं, ये राज्य के प्रमुख होते हैं। राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के लिए निष्पादन में सलाह दी जाती है। राज्य की मंत्रिपरिषद से राज्य की विधानसभा उसके प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य का मंत्रिमंडल राज्य की विधानसभा के लिए उत्तरदायी होगा और लोकसभा के लिए मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगा। संविधान की 7वीं सूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियां संसद में विहित केंद्रीय प्रशासित भूभागों को संघ राज्य क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके बाद बात आती है भारतीय संविधान के निर्माण और उसकी विशेषताएं की।
भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और इसमें किन किन लोगों का योगदान था, साथ ही साथ इस महत्वपूर्ण संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। संविधान क्या है? एक ऐसा लेख पत्र या दस्तावेज जो सरकार की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों का निर्धारण करता है। इसे देश की सर्वोत्तम आधारभूत विधि भी कहा जा सकता है। यह वही दस्तावेज है जो राज्य के समस्त अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को शक्ति प्रदान करता है। ये तीनों ही संविधान की मर्यादाओं में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। इससे आसानी से बदला नहीं जा सकता। अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से हुई है, जिसका अर्थ शासन करने वाला सिद्धांत माना जाता है। जिस देश के शासन जिन नियमों एवं सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, उन सिद्धांत या नियमों के समूह को संविधान कहा जाता है। संविधान इन कानूनों या नियमों के समूह को कहते हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण और प्रयोग में निश्चित करता है। आधुनिक युग में संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जो सन 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद बनाया गया था। यूरोप में यह सबसे पहला संविधान नीदरलैंड में बना, जो वर्तमान में भी विद्यमान है। संविधान की परिभाषा। संविधान एक मौलिक दस्तावेज एवं देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है। यह राज्य के अंगों की शक्तियों का निर्धारण करता है। यह आज के अंगों को अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है और लोकतंत्र की रक्षा करता है। वस्तुतः संविधान देश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का एक पुंज होता है। प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एक एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये थी हमारे संविधान की प्रस्तावना जो संविधान में निहित है। प्रस्तावना की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले, वास्तव में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना संविधान की व्याख्या का आधार प्रस्तुत करती है। यह संविधान का दर्पण है जिसमें पूरे संविधान की एक झलक दिखाई पड़ती है। इसकी उपयोगिता यह है कि हमें संविधान के स्रोत, राज्य व्यवस्था की प्रकृति एवं संविधान के उद्देश्यों से परिचित कराती है, जिससे हम एक स्वतंत्र राष्ट्र को उनकी प्रकृति के अनुसार नियमित, संगठित, अग्रसरित और सुरक्षित कर सकते हैं। इसके साथ ही संविधान का अर्थ निर्धारण एवं ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भी यह उपयोगी है। भारतीय संविधान का परिचय। भारतीय संविधान दुनिया के किसी भी स्वतंत्र गणतांत्रिक राष्ट्रों की तुलना में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे पूरा होने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का लंबा समय लगा, जिसमें कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए तथा अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। संविधान बनने में 166 दिन बैठक की गई। इसकी बैठक में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता दी गई थी। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा के 389 सदस्यों ने अपनी सेवाएं दी। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सभापति चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस समय के वरिष्ठ व्यक्ति थे। वरिष्ठता के आधार पर इन्हें अस्थायी सभापति चुना गया, जबकि मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग करते हुए अपना अलग संविधान बनाने की बात कहकर संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम स्थायी सभापति बनाए गए, जो अंत तक इस पद पर आसीन रहे, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के निर्मात्री समिति का अध्यक्ष चुना गया। इस संविधान सभा में लगभग पूरे भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, केवल हैदराबाद को छोड़कर। हैदराबाद के निजाम इसमें शामिल नहीं हुए थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणराज्य का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया। इसी दिन संविधान सभा ने राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी अपनाया। इसी दिन संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में परिणित हो गई।
26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अपना कार्यभार सौंप दिया। कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। 4 चीफ कमिश्नर ये अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इनमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य दलों को तथा स्वतंत्र उम्मीदवार भी इसमें निर्वाचित हुए। प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्य 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 12 थी। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुई थी। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की, जिनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ समिति और प्रारूप समिति। इस प्रकार BN राव द्वारा संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त सन 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या पहले 7 थी, जो कि इस प्रकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये अध्यक्ष रहे थे। N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, जिन्हें BL मित्र के स्थान पर लाया गया था, और PD खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देसी राज्यों के लिए थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 रह गई थी, जिनमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या एवं देसी रियासतों की संख्या के सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इसके बाद संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। ये सभी जानकारी के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। संविधान की निर्माण प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। इस प्रकार लगभग 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तो इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में संविधान में 25 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में से 15 जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391,
392 और 393 इन अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया था और इसी दिन संविधान सभा ने इस नवनिर्मित संविधान को मंजूर भी कर लिया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, जो विभिन्न संशोधनों के साथ आज तक कायम है और भविष्य में भी कायम रहेगा। संविधान के स्रोत। भारत का संविधान ये किन किन देशों से लिया गया है? विदेशी स्रोत। संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार। राज्यों की कार्यपालिका के प्रमुख तथा सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में होने का प्रावधान। न्यायिक पुनरावलोकन। संविधान की सर्वोच्चता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। ब्रिटेन से हमने संसदनात्मक शासन कार्यप्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया और मंत्रियों के उत्तरदायित्व वाली संसदीय प्रणाली, ये हमने ब्रिटेन से लिए थे। आयरलैंड से हमने नीति निदेशक के सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज तथा समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, मतलब कि उनका चयन और आपातकालीन उपबंध, ये हमने आयरलैंड से लिए थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन और संसदीय विशेषाधिकार, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए थे। जर्मनी से हमने आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, ये हमने जर्मनी से लिए थे। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां जो कि केंद्र के पास होती है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया के प्रावधान हमने दक्षिण अफ्रीका से लिए थे। इसी प्रकार रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिए थे। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह जापान से लिए हैं। स्विट्जरलैंड से संविधान की सभी सामाजिक नीतियों के संदर्भ में निदेशक तत्वों का उपबंध, ये हमने स्विट्जरलैंड से लिए हैं। फ्रांस से गणतांत्रिक व्यवस्था, अध्यादेश, नियम, विनियम, आदेश, संविधान विशेषज्ञ के विचार, न्यायिक निर्णय, संविधियां, ये हमने फ्रांस से लिए हैं। साथ ही इटली से मूल कर्तव्यों की भाषाओं की भावनाएं, ये हमने इटली से लिए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य भारतीय स्रोत भी हैं। भारतीय संविधान के स्रोत में हम भारत के लोग तथा भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं और उनमें थोड़ा कुछ परिवर्तन किया गया है। 1935 अधिनियम के प्रमुख प्रावधान संघ तथा राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा, उच्चतम न्यायालयों का निम्न स्तर के न्यायालय पर नियंत्रण, केंद्रीय शासन का राज्य के शासन में हस्तक्षेप और व्यवस्थापिका के 2 सदन। इसके अलावा भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे भारतीय संविधान देश की शासन व्यवस्था, कार्य एवं न्याय प्रणाली, सभ्यता, संस्कृति और जन आकांक्षाओं का एक बड़ा दस्तावेज है, जो खुद में कई विशेषताएं समेटे हुए हैं, जिसे हम सिलसिलेवार तरीके से समझ सकते हैं। जैसे यह विश्व का सबसे लंबा संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें अनुच्छेद के आधार पर यूगोस्लोवाकिया के संविधान को सबसे बड़ा माना गया है। अनुच्छेद के आधार पर यूगोस्लोवाकिया सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान यह भारत का माना जाता है। भारतीय संविधान देश में प्रभुता संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष और समाजवादी गणतंत्र की स्थापना की बात कहता है। भारतीय संविधान की संघात्मक राज्य की स्थापना की बात कहा जाता है, जिसमें स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्यों के अलग अलग अधिकार होते हैं और वो उसी के अनुरूप कार्य करते हैं और केवल बेहद विशेष परिस्थिति में ही केंद्र राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करता है। इसके अलावा भारतीय संविधान में सत्ता के विकेंद्रीकरण का प्रावधान भी है, जिससे राष्ट्र की योजनाओं को विभिन्न माध्यमों से प्रसारित किया जाता है, जिससे योजनाओं में मदद मिलती है। संसदीय कार्यप्रणाली। भारतीय संविधान में संसदीय कार्यप्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें निम्न सदन और उच्च सदन होता है, जिसमें वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल के पास होती है, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और शासन की बागडोर प्रधानमंत्री तथा विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति के पास होती है।
जिसमें वे आपातकाल की स्थिति में शासन को अस्थायी रूप से अपने हाथ में न केवल ले सकते हैं बल्कि संसद को भी भंग कर सकते हैं। निम्न सदन की एक अस्थायी सदन होता है जिसमें सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के द्वारा जनता द्वारा चुनकर आते हैं, जब जिनका कार्यकाल अधिकतम 5 वर्षों का होता है। इसे हम लोकसभा के नाम से भी जानते हैं। लोकसभा में जो संसद है उसमें जो सांसदों का चुनाव होता है वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जिसमें उनका कार्यकाल अधिकतम 5 वर्षों का होता है। इसके बाद सदन स्वतः ही भंग हो जाती है और चुनाव के बाद यह फिर से पुनर्गठित होती है। जबकि उच्च सदन, जिसे हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं, इसमें सदस्यों को चुनाव जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होता है और इनका कार्यकाल भी 6 वर्षों का होता है। यह सदन स्थायी होता है, इसे भंग नहीं किया जाता। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 33% मतलब 1/3 इसमें लोगों का चयन पुनः किया जाता है। मौलिक अधिकार, संविधान ने हमें सबको समान रूप से बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार दिए हैं, जिनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। संविधान के 44वें संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। मौलिक कर्तव्य, जिस तरह संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं उसी प्रकार कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं, जो कुछ निम्न प्रकार से हैं। भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य हम इस प्रकार समझ सकते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के दौरान मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक जो कर्तव्य हैं वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। इसमें भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो कि इस प्रकार से है। पहला, प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इसके बाद स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें। भारत में सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना रखें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका निर्माण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करते रहें। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाना यह 86वें संशोधन में किया गया था। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक में निर्देश के रूप में ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं जिन्हें राज्यों या केंद्र राज्य सरकार को पालन करना चाहिए। इनके पालन से भारत एक कल्याणकारी राज्य बन सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक आदर्श प्रारूप है, लेकिन सरकार इसका पालन ही करे ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इसलिए इनके पालन न करने की स्थिति में न्यायालय में याचिका दायर नहीं की जा सकती है। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में मुख्य अंतर यह है कि जहां मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए होते हैं, वहीं नीति निर्देशक राज्य सरकारों के लिए है। कुछ प्रमुख नीति निर्देशक तत्व जो निम्न प्रकार से हैं। प्रारंभ में अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 38 में राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए भारत को लोक कल्याण की दिशा में अग्रसर करेगा। यह अनुच्छेद 38 में निहित है। अनुच्छेद 39 में राज्य अपनी नीतियों का संचालन इस प्रकार करेगा कि जिससे पुरुष और स्त्री सभी को नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो सके। इसके अलावा अनुच्छेद 40 में राज्य ग्राम पंचायतों के गठन हेतु ऐसे कदम उठाएगा जिससे पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्यक्षम बनाया जा सके। अनुच्छेद 41 में राज्य आर्थिक तथा आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता के तथा अन्य अभाव की दशा में लोक सहायता पाने का अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध यह करेगा। यह राज्यों का दायित्व निर्धारित किया गया था। अनुच्छेद 42 में राज्य विशेषता महिलाओं के संबंध में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा।
अनुच्छेद 43 में राज्य कर्मकारों के कार्यक्षेत्र की परिस्थिति, न्यूनतम मजदूरी व सुविधा के संबंध में अपेक्षित प्रावधान करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 44 में भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 में राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष तक की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध कराने का प्रयास करेगा। 46वें संशोधन द्वारा के पश्चात नया प्रावधान राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा देने के लिए उपबंध बनाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46 में ही राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषणों से उनकी रक्षा करेगा। अनुच्छेद 47 में राज्य नागरिक के पोषण स्तर व जीवन स्तर की वृद्धि हेतु लोक स्वास्थ्य, औषधि निर्माण, नशा मुक्ति के संबंध में आवश्यक प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 48 में राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 में राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण हेतु विशेष प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 में राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिकाओं और कार्यपालिकाओं से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। भारत के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व रहेगा। इसी के साथ इन प्रावधानों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के लिए राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय को सुरक्षित किया जा सकता है। ये नागरिकों को अवसर व पद की समानता सुनिश्चित करते हैं। ये व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करते हैं। सरकार नैतिक रूप से बाध्य है कि वह कमजोर वर्ग के लिए कोई कदम उठाए। ये प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में राष्ट्र की भूमिका सुनिश्चित करते हैं। वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान में हम सभी को बिना किसी भेदभाव के वयस्क मताधिकार का अधिकार देता है, जिससे हम स्वेच्छा से अपने मताधिकार का इस्तेमाल अपना जनप्रति चुन सकते हैं। सूचना का अधिकार हमें दिया गया है। भारतीय संविधान हमें सूचना का अधिकार भी देता है, जिससे हम किसी भी संस्था से लिखित रूप से प्रमाणित सूचना प्राप्त कर सकते हैं, बशर्त उस सूचना से राष्ट्र की कोई अस्मिता को कोई खतरा न हो। साथ ही साथ नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण भारत के संविधान में है। भारतीय संविधान में नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है, जिससे हम संविधान के कई उपबंधों को साधारण विधि से संसद के द्वारा आसानी से परिवर्तित और संशोधित कर सकते हैं, जबकि कुछ के लिए विशेष प्रावधानों की आवश्यकता पड़ती है और इसे आसानी से परिवर्तित या संशोधित नहीं किया जा सकता। इसी के साथ हमें एकल नागरिकता यह प्राप्त है। भारतीय संविधान हमें एकल नागरिकता देता है, जिसके कारण हम देश के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं। हम वहां संपत्ति, व्यवसाय, नौकरी आदि क्रियाकलाप कर सकते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार हमारा संविधान पूरे विश्व के संविधानों का एक सम्मिश्रण बनता है, जिससे हम अपने परिस्थिति के अनुरूप और अपने अनुकूल बनाते हैं, जो हमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शिक्षा, अर्थोपार्जन, धर्म, संस्कृति और मताधिकार की भी आजादी देता है। इस तरह के संविधान से हम अपने अनुकूल परिस्थिति के लिए इन सभी बातों को इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। तो ये थे संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आज हमने संविधान दिन के लिए आपके लिए लेकर आए थे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।